हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम नात्सियों के विश्व दृष्टिकोण के बारे में यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले हमने हिटलर के उदय के बारे में देखा था। तो शुरू करते हैं। नात्सियों ने जो अपराध किए थे वे खास तरह के मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नात्सी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हर हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए में ब्लंड यानी कि नीली आंखों वाले नार नार्किड जर्मन आर्य सबसे ऊपर थे और यहूदी जो है सबसे नीचे पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी कि आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनकी बाहरी रूप रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा जाता था। हिटलर की नस्ली सोच जो है चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन जो है प्राकृतिक विज्ञानवादी थे, जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। वही अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो अति जीविता का सिद्धांत यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा। तो इन्हीं दो सिद्धांतों पर जो है हिटलर ने अपनी विचारधारा बना रखी थी। इस विचार का मतलब ये था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और इसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की थी। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया था। नात्सियों की दलील बहुत सरल थी। जो नस्लें सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्लें सर्वश्रेष्ठ है, इसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया का वर्चस्व कायम करना है। तो ये थी उनकी कुछ विचारधारा जो कि चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांतों से उन्होंने लिया था और अपनी विचारधारा को बनाया था। आगे देखते हैं हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू जो देखें तो लेविन स्ट्राउम या फिर जीवनी परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा कर लेना चाहिए। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपनी जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठी की जा सकती थी। तो ये इसका एक दूसरा दृष्टिकोण था सोचने का। आगे है पूरब में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टिकोण से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बनती है। तो पोलैंड देखा था, मान लीजिए ये जर्मनी है तो पोलैंड बिल्कुल पास में था, तो सबसे पहले इसने इसको ही हड़प लिया था। आगे देखते हैं नस्लवादी राज्य की स्थापना के बारे में देखते हैं। कुछ यहाँ पर शब्दावली हैं उसको भी देखते हैं। तो नार्डिक जर्मन अर्थ का है कि आर्य बताए जाने वाले की एक शाखा है। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते हैं और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। ब्लड मतलब नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले। आगे है सत्ता में पहुंचते ही नात्सियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय के स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूदा उन समाजों और नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नात्सी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे, बिल्कुल एकदम प्योर के उस पर थे कि
प्योर नस्ल ही जो है वो आगे बढ़ेगी, इस तरह से उनका विचार था। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये लोग ही जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब ये नहीं निकलता कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं था जिन्हें नात्सी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथनेजिया यानी दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नात्सी अफसरों के साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतार दिया था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। मतलब कि यहाँ पर जो शारीरिक रूप से फिट नहीं है और जो मानसिक रूप से फिट नहीं है उनको भी मौत के घाट उतार देना है। केवल यहूदी ही नहीं जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था, उनके अलावा भी कई नस्लें थी जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थी। जर्मनी ने में रहने वाले जिप्सियों और अवशेतों को पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश जो है मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयंकर परिस्थितियों में गुलामी की तरह काम पर झोंक दिया गया था। इसी इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। इसमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से मर गए। यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी को लगातार राज्यों के बीच में बांटा जा रहा था। इसमें से कई तो महाद्वीप जितने बड़े हैं। ऐसे युग में हम किसी ऐसी विश्व शक्ति की बात नहीं सोच सकते जिनका राजनीतिक मात्र देश केवल 500 वर्ग किलोमीटर जैसे वाहियात से क्षेत्रफल में सिमटा हुआ हो। ये किसकी यहाँ पर जो सोर्स दिया गया है हिटलर की बुक जो है मेन काफ से ये चीज़ ली गई है। आगे देखते हैं नाज़ी जर्मन में सबसे बुरा हाल जो है यहूदियों का था। यहूदियों का सबसे बुरा हाल था। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। मतलब सिर्फ एक ही आधार नहीं था, बहुत सारे कॉज थे उनकी दुश्मनी का। आगे है ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा है। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी, मतलब उनको कोई ज़मीन नहीं मिलेगी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार लेकर ही धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी कि दावड़ा कहा जाता था। तो दावड़ा और घेटो उस समय वहाँ पर प्रचलित थे जहाँ पर ये लोग रहा करते थे, यहूदी लोग। आगे है नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार इसका फ़ायदा उठाया करते थे। इसके खिलाफ जब जब संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें बाकी बस्तियों में खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाइयत ने उन्हें बेचने का रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया था, जानते जूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए थे। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतर से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था कि यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। आगे है सन 1933 से लेकर 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र और आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग अलग कर दिया। तो यहूदी जो है देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से लेकर 45 के दौरान जो है यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करके और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की जो है रणनीति अपनाई गई। तो गैस चैम्बर होते थे, इसमें लोगों को भेज दिया जाता था और यहाँ पर क्या है उनकी उस गैस से क्या है मृत्यु हो जाती थी। तो ये बहुत दर्दनाक चीज़ थी। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ शब्दावली दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर घेटो है। जिप्सी जो है जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किया गया समूहों की अपनी
सामुदायिक पहचान थी। सिंती और रोमा ऐसे ही समुदाय थे। सूदखोर, बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलने वाले महाजन हुआ करते थे। इस शब्द का प्रायः गाली के रूप में प्रयोग किया जाता था। घेटो जो है किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके देखना पड़ता था। आगे देखते हैं अब क्या चीज़ है। तो ये चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं सारी की सारी जो है 1939 और उसी के आसपास है। तो उस समय का जो यूरोप था कुछ इस तरह से विचारधारा वहाँ पे क्या थी, विद्यमान थी। आगे देखते हैं नस्ली कल्पना लोक यूटोपिया। नस्ली कल्पना लोक यूटोपिया। युद्ध के साय में नात्सी और कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू थे। मतलब जनसंहार और युद्ध ये एक ही चीज़ थे, बस उसके दो अलग अलग पहलू थे। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया किन्होंने, जर्मनियों ने। उत्तर पश्चिम पोलैंड का, अब देखिए यहाँ पर जर्मनी है और ये रहा पोलैंड। तो यहाँ का जो है उत्तर पश्चिम, ये पश्चिम है, ये पूरब है उसका, और ये वाला उत्तर। तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपना घर और माल आसबाब छोड़कर भाग जाने पर मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को यहाँ लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह जो है खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया था। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम वांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। यह पूरी पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीन कर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अलग से नस्ल जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवार में पाला जाता था, और अगर ऐसा नहीं होता था तो उन्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता था। मतलब पोलैंड वालों के जो बच्चे हैं वो वापस अपने माँ बाप के यहाँ नहीं जाते थे। अगर उनकी नस्ल में जो विशेषताएं उस समय निर्धारित की थी कि ये विशेषताएं मिलती हैं तो श्रेष्ठ नस्ल है, तब उनको जर्मन वालों को सौंप दिया जाता था। नहीं तो अगर नहीं मिलता था तो क्या कर दिया जाता था, अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता था, जहां उनमें से ज़्यादातर क्या हो जाते थे, मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटों और गैस चैम्बर भी थे। गैस चैम्बर वही, मतलब इस चैम्बर में भेजकर बिल्कुल सुला दिया जाता था, मौत के घाट उतार दिया जाता था। इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। तो इससे रिलेटेड जो है सेकेंड वर्ल्ड वार से रिलेटेड बहुत सारी मूवी हैं, तो आप उससे अगर और डिटेल में पढ़ना है तो आप वो सारी मूवियाँ देख सकते हैं। एक मूवी है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, तो ये वाली मूवी भी इस चीज़ को बताती है और आप उसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो ये था कुछ गैस चैम्बर, यहूदियों को गैस चैम्बरों तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी। तो ये थी गैस चैम्बर तक ले जाने वाली एक गाड़ी जो कि उस समय इस्तेमाल की गई थी। आगे देखते हैं, आगे अब मौत का सिलसिला किस प्रकार से होता था ये हम अगले उसमें वीडियो में कवर करेंगे। देखते हैं कितना है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, इसको हम अलग उसमें करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।